हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आइए, बहुत ही अच्छे होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आज से आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज सबसे पहले आपका हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रकरण लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। तो सभी विद्यार्थी आज का ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हिंदी वर्णमाला, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला इसे कहते हैं हिंदी वर्णमाला। क्या होती है हिंदी वर्णमाला, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिएगा, वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित में भी आप लगा दीजिएगा सुव्यवस्थित, मतलब सुंदर तरीके से व्यवस्थित। तो आप सीधा स्पष्ट लिखिएगा, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो लिख दीजिएगा सभी स्टूडेंट, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला या सुव्यवस्थित कह दीजिएगा। चलिए, तो इसकी हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला पॉइंट आता है वर्णों के सुव्यवस्थित वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। अब बात ये आई कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे हमने कहा का, ये का लिखा हुआ है, ये कै लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब इसको आप स्वर रहित करेंगे तो इसमें बड़ा वाला आ बाहर आएगा। जब इसको आप स्वर रहित करेंगे तो इसमें छोटा आ बाहर आएगा। तो आप जब कोलम देखते हैं तो इसमें इस प्रकार से बने मिलेंगे, ऐसे। तो इसको आप लोग पढ़ोगे कै खे, पढ़ने को तो इसको आप का पढ़ते होगे, ठीक है। तो वो का ये वाला हो जाता है, इसको कै खे गे घे इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक है। च छ जय जय, ठीक। तो ये बात हुई। तो वर्ण का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मुंह से जो बोलते हैं वो एक प्रकार से ध्वनि होती है, उसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही वर्ण कहलाता है। तो आप स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो वर्ण की डेफिनेशन इस प्रकार से हो गई। वर्ण की डेफिनेशन क्या हो गई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लिख लो, भाषा की सबसे सबसे छोटी मौखिक मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, ध्वनि का ध्वनि का लिखित रूप ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक, इतनी बात स्पष्ट हो गई सारे स्टूडेंट्स को। अब इसमें एक बात और आती है। अब इसमें एक बात ये आती है कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, जाति, अक्षर। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वर्ण का अर्थ। वर्ण का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो वर्ण का अर्थ होता है रंग, और इसी का मतलब होता है जाति, और इसी का मतलब होता है अक्षर। रंग, जाति, अक्षर, ठीक है। अक्सर कर लोग कहते हैं कि ये कौन सा वर्ण है, प्राथमिक वर्ण है या द्वितीयक वर्ण है। तो वो एक प्रकार से रंग को दर्शाता है। जैसे प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, 4 प्रकार के वर्ण देखे जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जाति होता है वर्ण का मतलब। एक वर्ण का मतलब अक्षर होता है। अक्षर का मतलब क्या होता है, देखिए,
जैसे ये अक्षर लिखा हुआ है तो इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ प्लस क्षर। तो जो इसमें आ उपसर्ग है, इस आ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आ का मतलब हो जाएगा नहीं, और क्षर का मतलब हो जाएगा क्षरण। तो अक्षर का मतलब क्या हुआ, जिसका क्षरण ना किया जाए। तो अक्षर का अर्थ क्या निकल के आया इसका, अक्षर का अर्थ निकल के आया जिसका क्षरण ना किया जाए, जिसका क्षरण ना किया जाए, जिसका क्षरण ना किया जाए उसको अक्षर कहते हैं। अनेक शब्दों में एक शब्द में ये पूछ सकता है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, जिसका क्षरण ना किया जाए उसे क्या कहते हैं, अक्षर। जिसका क्षरण किया जाए उसे क्या कहते हैं, क्षर। जैसे जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। समझे बात को। तो इस प्रकार से सवाल ये पूछा जा सकता है। इसीलिए एक अक्षर का एक इसका अन्य नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, अन्य नाम। इसका एक अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है अनाशवान। क्या नाम होता है, अनाशवान। अनाशवान। तो अनाशवान का अर्थ क्या है, इसमें ये आ प्लस नाश, आ प्लस नाश प्लस वान, आ प्लस नाश प्लस वान से मिलके बना है। तो आ माने नहीं, नाश माने विघटित, वान माने बनाया। जिसे विघटित करके दोबारा ना बनाया जा सके उसको कहते हैं अक्षर। स्पष्ट हो गई इतनी बात कि हिंदी वर्णमाला में कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित में भी लगा दीजिए, सुव्यवस्थित, एकदम सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से अरेंजमेंट, ठीक है, एकदम से क्रमबद्ध। ठीक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण का अर्थ रंग जाति अक्षर। ठीक है। अक्षर का मतलब आ प्लस क्षर, आ माने नहीं, क्षर माने क्षण। जिसका क्षरण ना किया जाए उसको कहते हैं अक्षर। जिसका क्षरण ना किया जाए उसको क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई सभी लोगों को। अब आगे की ओर चलेंगे, इतना नोट करके आगे की ओर बढ़िए। एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपको सीखते रहना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे भाषा के कुल अंग के। भाषा के कुल अंग कितने होते हैं, पर उसी से हम सवाल बनाएंगे। तो हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी, भाषा के कुल अंग। अगर सवाल पूछ लिया जाए भाषा के कुल अंग, तो भाषा के कुल अंग कितने होते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब आएगा भाषा के कुल अंग 3 होते हैं। भाषा के कुल अंग 3 होते हैं। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पर आता है इसमें वर्ण। नंबर 1 पर वर्ण आता है। नंबर 2 पर क्या आता है, शब्द आता है। नंबर 3 पर क्या आ जाता है, नंबर 3 पर वाक्य आता है। ये भाषा के कुल अंग 3 होते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए भाषा के सार्थक अंग, सवाल ऐसे लिख के आ जाए, भाषा के सार्थक अंग। अगर आपसे सार्थक अंग भाषा के पूछ लिए जाएं तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऐसा क्यों, एक कौन सा कम हो गया। सार्थक शब्द का मतलब क्या है, सार्थक शब्द का मतलब होता है सा प्लस अर्थ, और इसमें का प्रत्यय लगा हुआ है, और सा उपसर्ग। सा का मतलब होता है सहित, सहित या साथ में। जो अर्थ के सहित होता है वही सार्थक कहलाता है, जो अपने आप में अर्थ ग्रहण कराने की बात करता है। तो सार्थक अंक में 2 कौन कौन से होते हैं, वर्ण यहाँ पर हट जाएगा तो यहाँ पर शब्द आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, वाक्य आएगा। तो अब देखिए आप हर चीज समझ रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस चलती है, सबसे पहले आती है ध्वनि। ध्वनि का जो रूप लिख जाता है उस रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। जो वर्णों का जो वर्णों का सार्थक योग होता है उसको शब्द कहते हैं। जो शब्दों का सार्थक योग होता है उसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो ये प्रोसेस इस प्रकार से चलती है। ठीक है। अच्छा, तो सभी लोग इस बात को जानेंगे कि ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद वाक्य। ठीक है। तो ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ठीक है। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहें तो हो जाएगी वर्ण, क्योंकि लिख जाता है वर्ण।
और भाषा की सबसे छोटी इकाई कहें तब भी हो जाएगी वर्ड, ना मौखिक शब्द लगे ना लिखित। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहें, क्योंकि इसका अर्थ होता है सार्थक का, तो ये शब्द हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी भावार्थ या विचारार्थ इकाई कहें तो वाक्य हो जाएगा, क्योंकि भाव आप वाक्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आप कह दो कि आज मुझे हिसार जाना है, ठीक है, बिल्कुल, आज मुझे हिसार जाना है। ठीक, जैसे हम कहते हैं अजय आप कहाँ जा रहे हैं, तो इस प्रकार से आप अपने विचार किसी के सामने रखते हो। जैसे विकास आप क्या कर रहे हो, तो ये पूरा एक वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है। कुल अंग 3 होते हैं, वर्ण शब्द वाक्य, और सार्थक अंग 2 होते हैं, शब्द और वाक्य। क्लियर हो गई इतनी बात, स्पष्ट हो गई? तो अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे भाषा की प्रमुख इकाइयाँ। 5 इकाइयाँ निकल के आएंगी, तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे। भाषा की प्रमुख इकाइयाँ। इकाइयाँ की वर्तनी पर ध्यान देना, ये वर्तनी सही लिखी है। अगर ऐसे कर देंगे तो ये वर्तनी गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सही लिखी है। भाषा की प्रमुख इकाइयाँ, तो भाषा की प्रमुख 5 इकाइयों के बारे में अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कैसा भी सवाल आएगा तुरंत आप लोग कर ले जाओगे। तो सबसे पहले लिखिएगा इसमें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई नोट करें। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, आंसर सोचते रहो। दूसरा सवाल लिखो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। यहाँ पर लिखित शब्द लग गया मौखिक की जगह पर। अब ना मौखिक शब्द लगाएंगे ना लिखित, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तीसरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला सवाल बनेगा यहाँ पर 4 नंबर, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब इसमें सार्थक शब्द लग गया। अगर कह दिया जाए भाषा की सबसे छोटी भावार्थ या विचारार्थ इकाई, तो क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी भावार्थ या विचारार्थ इकाई, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए आइए सभी के जवाब जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहेगा तो इसका जवाब हो जाएगा ध्वनि, क्योंकि साउंड, ध्वनि। अब फिर आपसे बोला है इसमें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जब भी लिखित की बात करेगा तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखित का बात करेगा, ध्वनि के बाद यहाँ पर वर्ण, क्योंकि वर्ण लिखा जाता है। अब फिर कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इकाई की बात करेगा तो आंसर यहाँ पर वर्ण होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक रूप में क्या होता है? शब्द, वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है। जैसे आ और जा और या, तो अजय बन गया। का मा ला, तो कमल बन गया। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी भावार्थ या विचारार्थ इकाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर इसका वाक्य हो जाएगा। ठीक, स्पष्ट होगी सभी स्टूडेंट्स को इतनी बात। ये 5 सवाल कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ सकें। पीछे से पूरा दिमाग में सेट करके रखना अच्छे तरीके से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है जी, चलिए।
अब देखिए एक क्वेश्चंस और आता है, ठीक है, इसमें नॉर्मल सा एक क्वेश्चंस होता है, पहले इसको जानो फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए एक सवाल ऐसे पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण। एक सवाल आता है हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण। पहले लिखो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, ठीक है, एक सवाल ये आता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है आपसे हिंदी हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्ण, या फिर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो ऐसे कर दो बहुवचन में ले लो इसको, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। चलो अब दूसरा सवाल बन गया हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या। साधारण वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या। ये यहाँ पर सवाल है कुल वर्ण, नीचे साधारण वर्ण। एक सवाल और बनता है हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम कुल वर्णों की बात करेंगे तो कुल वर्णों में आपका आंसर 52 होगा। अब ये कैसे 52 होगा, तो यही चीज़ तो आज आपको हम धीरे धीरे सभी क्लासेस में सिखाएंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्ण कहोगे तो 11 स्वर 33 व्यंजन मिलकर के संख्या 44 होती है। इसी प्रकार से साधारण वर्ण कहो चाहे मूल वर्ण, 11 स्वर 33 व्यंजन मिलके ये भी आंकड़ा 44 हो जाता है। अब इसी में आपको जो 52 है वो आपको हम सिखाएंगे। 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, जोड़ते रहना, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार संख्या 52 हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो इस प्रकार से बात आपको ये ध्यान में रखनी है सभी स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से। अब हम लोग चलेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक। स्वर को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सभी स्टूडेंट, स्वर। स्वर किसे कहा जाता है, स्वर को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। हाँ जी, स्वर को जानने से पहले एक चीज ये जानिए कि स्वर है क्या। स्वर एक प्रकार से वर्ण है। तो अगर आपसे हम कहें वर्णों के प्रकार, तो वर्ण कितने प्रकार के हो जाएंगे, आइए इस चीज पर भी बात कर लेते हैं आपसे। वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार कितने हो सकते हैं, सोचो। सबसे पहले नंबर पर आप लोग जानते हैं स्वर। पहले नंबर पर क्या आएगा, स्वर आ जाता है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, व्यंजन। स्वर व्यंजन। एक आ जाता है अयोगवाह, जिससे विसर्ग निकलता है, अयोगवाह। तो अगर कोई कभी आपसे पूछे वर्णों के प्रकार तो आप 3 कहोगे, क्योंकि स्वर भी एक प्रकार से वर्ण है, व्यंजन भी वर्ण है, अयोगवाह वर्ण अलग होते हैं। अयोगवाह अगर स्वर या व्यंजन होते तो ये अलग से नाम ना होता अयोगवाह, ठीक है। तो स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको, स्वर को आप जानते हैं वोवेल्स कहते हैं, ठीक है। और इसको हल कहते हैं इंग्लिश में, कंसोनेंट संस्कृत में हल। अयोगवाह को आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। स्वर की संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या 11 होती है। व्यंजन की संख्या इसकी 33 होती है, ठीक है। 33 में डिवाइडेशन रहता है, 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ यारा लवा और 4 ऊष्म शाहा। ये चीज पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। अयोगवाह का मतलब यहाँ पर 2 होता है। अयोगवाह 2 होते हैं, एक अंग होता है जिसको अंग, अनुस्वार और ये आहा विसर्ग। इस चीज को बड़े डिटेल में पढ़ाएंगे कि अयोगवाह इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे, जैसे एक सवाल आ जाता है हिंदी की आदि जननी कौन है,
तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को। तो कुछ लोग कहेंगे कि संस्कृत को क्यों कहा जाता है, इसका क्या मसला है, इसकी क्या वजह है। चलिए इस चीज़ को भी हम स्पष्ट कर देते हैं कि संस्कृत को क्यों कहा जाता है। चलिए ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग बेहतर तरीके से स्पष्ट करेंगे कि संस्कृत को क्यों कहा जाता है। देखिए एक समय की बात है जब भगवान शिव जी ने डमरू बजाया था, तो उससे 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली थी। कितने प्रकार की ध्वनियाँ निकली? 14 प्रकार की। तो उन्हीं 14 प्रकार की ध्वनियों को वहाँ पर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कलेक्ट किया था, तो उससे 14 माहेश्वर सूत्र बने थे। तो उसी में एक माहेश्वर सूत्रों से मिलके प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो ये अच और हल प्रत्याहार है। ठीक है, तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नमम पंचबारम सनकादि सिद्धम इत द्विमर्षे शशूत्रे जालम। नृत्य के समापन के बाद नटराज राज भगवान शिव जी ने ढक्काम यानी कि डमरू बजाया था। नवम 5 9 5 14 बार। तो उनके डमरू से जो ध्वनियाँ निकली थी वही माहेश्वर सूत्र थे 14। जैसे अयुड़ ऋलीक ए ओंग ए औच है वरट लड़ यमंगणनम झमय खप चटत चटतो कपय शशर। समस्या हो गई हल, लास्ट में हल है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये वर्णों के 3 प्रकार यहाँ से आए। तो अब एक एक चीज हम लोगों को इसमें अच्छे से देखनी है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोग भाग किसे कहते हैं। ठीक है, अब जैसे स्पर्शी व्यंजन था, अंतस्थ व्यंजन था, ऊष्म व्यंजन था, इसके अंदर से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, तो इतना जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग आगे की ओर शीघ्रता के साथ बढ़ सकें। जल्दी से इतना नोट कर लीजिएगा। तो अब हेडिंग डालिएगा सभी स्टूडेंट्स, स्वर। ठीक है, स्वर से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा यहाँ पर स्वर। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है पेपर में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वर को क्या कहता है? अच कहता है। एग्जाम में पूछ सकता है कभी कभार स्वर अच। तो आओ देखो समझो डिटेल में स्वर का मतलब क्या होता है। स्वर ये भी एक प्रकार से बल का प्रकार है। स्वर देखिए, हमारे फेफड़ों से जो वायु उठती है वो बिना रुकावट के मुंह के बाहर निकल जाती है दोस्तों, उसको स्वर कहा जाता है। फेफड़ों से जो वायु उठी बिना रुकावट के बाहर निकल गई उसे स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना विघ्न और बाधा के साथ बोले जा सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो किसी वर्ण की सहायता ना लें बोलने के लिए उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। तो लिख लो, हिंदी वर्णमाला के स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। बिना विघ्न बाधा के जो वर्ण उच्चारित होते हैं स्वर कहते हैं। फेफड़ों से सीधी वायु उठा करके मुंह से बाहर निकल जाएं और वर्ण बोल लें तो वही स्वर हैं। तो लिख लो सभी स्टूडेंट, हिंदी वर्णमाला के स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। लिखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार की बात क्लियर हो गई। ठीक है जी। चलिए अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर समझिएगा। स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। अब स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है अगर कोई पूछ ले? इनकी संख्या 11 होती है। अब सवाल ये बना कि 11 कौन कौन से होते हैं, उनका चलो मैं नामों उल्लेख कर दे रहा हूँ।
ठीक है, 11 का नाम मैं उल्लेख कर दे रहा हूँ, नोट करो, इसी पर बहुत विस्तार से काम करेंगे। जैसे कि आ क्रम ध्यान रखना, ए और ओ, ये रिर, रिर के बाद ए आई के बाद ओ औ। तो इस प्रकार से संख्या 11 होती है। अंग और आहा जो तो आते हैं वो एक प्रकार से हम लोगों के क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अगर इसमें कहा जाए तत्सम स्वर कौन सा है, सवाल मान लो पूछ लिया जाए तत्सम स्वर कौन सा है और पूछा भी जाता है, तो बताओ आप लोग तत्सम स्वर, तत्सम स्वर पूछा जाए कौन सा है। तत्सम आपको हम पढ़ाएंगे उत्पत्ति के आधार पर, जब शब्दों के 4 भेद पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, उत्पत्ति कहो या स्रोत कहो, वो चीज अलग है। व्युत्पत्ति रूढ़, व्युत्पत्ति में आता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति कहो चाहे संरचना कहो चाहे आकृति कहो चाहे बनावट कहो, वो 3 अलग हैं, रूढ़, यौगिक और रूढ़। तत्सम ये संस्कृत के समान होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला स्वर है ऋषि वाला, तो ये तत्सम स्वर माना जाता है। इससे बने हुए सारे शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, इससे बने हुए सारे शब्द तत्सम होते हैं। जैसे कि आप लिख दें वृष्टि, वृष्टि लिख दें, मान लो वृष्टि, वृष्टि, दृष्टि, कुछ भी लिख दें वृष्टि। जैसे आपने वृष्टि लिखा, आपने लिखा दृष्टि, आपने लिखा पृथ्वी, तो ये जो नीचे ऋषि वाली मात्रा लग रही है, ठीक है, आपने लिखा सृजन, जैसे सृजन का मतलब होता है निर्माण, तो ये सारे के सारे तत्सम स्वर शब्द हो जाते हैं, ये तत्सम स्वर कहा जाता है, ये ऋषि वाला। ठीक है, अगर उदासीन स्वर पूछा जाए इसमें से कौन सा है उदासीन स्वर, तो बताओ उदासीन स्वर कौन सा हो जाएगा। उदासीन स्वर, तो उदासीन स्वर यहाँ पर छोटा वाला आ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला आ उदासीन स्वर है। क्यों है, क्योंकि जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे देखेंगे ये सभी व्यंजनों में शामिल रहता है। कोई भी व्यंजन आप उठा के देखिए, जब उसको स्वर रहित करेंगे तो ये छोटा वाला आ, यानी कि इसको ए पढ़ा जाता है, ए ह्रस्व स्वर है ये ए। चलिए, तो अब कुछ लोग पेपर में मजाक कर दिए हैं, वो लोग कहने लगे हैं स्वरों की कुल संख्या। तो ये थोड़ा विवादित सवाल है, स्वरों की कुल संख्या लिख के आए तो लोग कहते हैं कि 13 आंसर कर दो, क्योंकि उसमें 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कह दो 11, और स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए, अगर कुल शब्द लग जाता है तो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में एग्जामिनर इसका आंसर 13 मान लेता है, क्योंकि उसमें अंग और आहा शामिल कर लेता है। वैसे जनरली अगर रियल हम बात करेंगे तो स्वरों की संख्या लिख के आए तो 11 है, कुल संख्या लिख के आए ऑप्शन में अगर 13 है, तो कभी विवादित टाइप का सवाल बन के तो उसका आंसर दोस्तों 13 हो जाता है। लेकिन आपको 11 ही टिक करना है, अब 11 ही सही माना जाता है। ये पुराने जमाने की बातें चली गई, अभी अपडेटेड हो चुका है सब। ठीक है, एनसीईआरटी में 11 का ही उल्लेख है और एनसीईआरटी का प्रमाण माना जाता है, ये आपको ही बात पता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट होगी, जल्दी से नोट करो ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसमें स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे भैया, स्वरों का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालिए सभी स्टूडेंट, स्वरों का वर्गीकरण। आइए, स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स। देखिए, एक एक वर्गीकरण आपको हम समझाते जाएंगे, कई प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे एक बार आपको हम बोल दें उच्चारण या मात्रा के आधार पर, ठीक है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की ऊंचाई के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, वो चीज़ अलग है। तो सीक्वेंस में आप लोग पढ़ते चले जाइए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ फाइनल कर दूंगा। तो सबसे पहला ए पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, वो उच्चारण स्थान चीज अलग है। ठीक है, इस चीज को जान लीजिए। तो यहाँ पर ए पॉइंट लिखिएगा, उच्चारण, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं
इसका 2 प्रकार का जवाब प्रचलित है। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आंसर आप करेंगे 2, और अगर आप मूल भाषा संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो इसका आंसर करेंगे आप 3। ठीक है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। हिंदी में आंसर 2 है, संस्कृत में आंसर 3 है, और आप हिंदी ही पढ़ रहे हैं। स्पष्ट एकदम से कर दे रहा हूँ कंसेप्ट आपका। सबसे पहला इसमें जो नाम आता है वो कौन सा नाम आता है? पहला पॉइंट इसमें आता है मूल स्वर। कौन सा नाम आता है? मूल स्वर नाम आता है, मूल स्वर। अब पेपर में कभी कभी मूल स्वर लिख के आता है, कभी कभी ह्रस्व स्वर लिख के आता है। बात एक ही है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल स्वर कहेगा या ह्रस्व स्वर कहेगा। और ह्रस्व स्वर भी ना कहे तो कभी कभी लघु स्वर कहता है। क्या कहता है? लघु स्वर कहता है। और लघु स्वर भी ना कहे तो कभी कभी पता क्या बोल देता है? कभी कभी प्राकृतिक स्वर बोलता है। क्या बोलता है? प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर बोलता है। और प्राकृतिक स्वर भी ना कहे तो कभी कभी छोटा स्वर बोलता है। क्या बोलता है? छोटा स्वर। और छोटा स्वर भी ना कहे तो इसमें एक मात्रिक स्वर बोलता है। इसको क्या बोलता है? एक मात्रिक स्वर। देखिए इतने सारे नाम आप जान गए। एक मात्रिक स्वर। तो मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, इसी को प्राकृतिक स्वर कहते हैं। ठीक है, प्राकृत या प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृत भाषा होती है, वो प्राकृत भाषा जैनियों की होती है, समझे। पाली भाषा बौद्ध धर्म के लोगों की होती है। तो ये प्राकृत नहीं है, प्राकृतिक है, ये नेचुरल। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चली जाती हैं। छोटा स्वर एक मात्रिक स्वर। अब दूसरा इसी में पॉइंट आता है। अब मूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूल का विलोम शब्द दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूल का विलोम शब्द संधि होगा। मूल का विलोम शब्द क्या होगा? संधि होगा। तो मूल स्वर को आप लोग संधि स्वर कहेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे? संधि स्वर। मूल का विलोम शब्द संधि स्वर होगा। और ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता होता है। और लघु का गुरु होता है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक, छोटा बड़ा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। ये साथ साथ में आप एक दूसरे के विलोम शब्द भी देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मूल स्वर को ही क्या कहेंगे? दूसरे नंबर पर संधि स्वर कहेंगे। मूल का विलोम शब्द संधि और स्वर दोनों में कॉमन है। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। लघु स्वर का मतलब क्या हो जाएगा? गुरु स्वर। ठीक है, प्राकृतिक में आ उपसर्ग लग जाएगा, आ प्राकृतिक स्वर। ठीक है, छोटा स्वर का जगह पर आ जाएगा बड़ा स्वर। ठीक है, एक मात्रिक की जगह पर द्विमात्रिक। जब आपको हम छंद पढ़ाएंगे तो जो स्वर यहाँ पर आएंगे उनकी एक मात्रा, जो यहाँ आएंगे वो द्विमात्रिक। तो टोटल स्वर 11 हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपको कितने लिखने हैं? ऊपर आपको 4 स्वर लिख देने हैं, और नीचे 11 में से 4 गए तो ये 7। अब 4 कौन कौन से होते हैं, 7 कौन कौन से होते हैं, ये भी जान लो। जो 4 रहते हैं देखो वो एक प्रकार से रहते हैं 4, जैसे कि छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और ऋ। ये 4 ऊपर वाले कंडीशंस में है। कुछ भी लिख के आ जाए तो आंसर 4 करिएगा। कैसे? चाहे मूल स्वर पूछे 4, ह्रस्व स्वर पूछे 4, 4 ही आपकी करेगी नैया पार। ठीक है, लघु स्वर 4, प्राकृतिक स्वर 4, छोटा स्वर 4, एक मात्रिक। इनकी सभी में छंदों में एक मात्रा होती है। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? ऐसे स्वर जिनको उच्चारित होने में एक मात्रा काल का समय लगता है उसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। ठीक है, स्पष्ट होगी दूसरी बात। अब यहाँ पर 7 कौन कौन से में आएंगे? ये इसका बड़ा वाला आ आएगा, इसकी बड़ी ई आएगी, इसकी बड़ी ऊ आएगी। ठीक है, और ये 4 संधि स्वर वाले ए आई और ओ औ। ठीक है, अभी आपको इसमें हम और बताएंगे सजाती और विजाती, इस चीज़ को और स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ अभी से आप अपने दिमाग में यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। ये जैसे ये लिखा है ए, ये आई है, ये ओ है और ये औ है। एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, भी आगे इसका काम आएगा। ये कैसे बनता है? ये आ प्लस ई से मिलके बनता है। ये कैसे बनता है? आ प्लस पीछे वाले ए से मिलके। ठीक है, अब ये बात आई, ये किससे बनता है? छोटा आ प्लस छोटा ऊ से। ये कैसे बनता है?
आ प्लस पीछे वाले ओ से। ठीक है, तो इसको हम आगे बताएंगे। ए दो तो कंठतालु, ओ दो तो कंठोष्ठम, वो उच्चारण स्थान की बात होगी। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग पहले दिमाग में सेट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये विशेष पॉइंट हो गया है आपका एक। ठीक है, और ये चीज आप अच्छे से देखिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बात आई कि यहाँ पर इसको दीर्घ स्वर कहे तब आंसर आपका ये 7, 2 2 4 2 6 1 7। गुरु स्वर कहे तो 7, आप प्राकृतिक कहे तो 7, बड़ा कहे द्वैमात्रिक। द्वैमात्रिक स्वर इसकी परिभाषा दिलाएगा कैसे। ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारित होने के लिए दो मात्रा काल का समय लगता है उसे द्वैमात्रिक स्वर कहते हैं। स्पष्ट हो गई ये बात, फाइनल हो गई आप लोगों की। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए आगे कौन सी बात आएगी। आगे बात आएगी इसकी, यहाँ पर तीसरा संस्कृत वाला कौन सा है, उसका नाम आता है प्लुत स्वर। क्या नाम आता है, प्लुत स्वर। तो उसको आप लोग प्लुत स्वर बोलेंगे, तीसरा वाला। यहाँ पर पहला दूसरा, अब इसी सीक्वेंस में तीसरा आएगा, इसको यहाँ समझ लीजिए। चलिए तीसरा वाला भी समझा देते हैं आपको हम। यहाँ पर तीसरा नंबर डाल के प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है, ये संस्कृत में चलता है। कहाँ चलता है, ये संस्कृत यानी कि मूल भाषा हिंदी की आदिजन्मी संस्कृत। प्लुत स्वर का मतलब ये होता है कि ऐसा स्वर जिसको उच्चारित करने के लिए त्रिमात्रिक काल का समय लगे, मूल स्वर से 3 गुना समय लगे, तो उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत का अर्थ होता है ध्वनि का गूंज रूप। प्लुत का अर्थ होता है ध्वनि का गूंज रूप। जैसे कभी आप लोग कुआं के पास में जाएं तो एक बार कू कर दें नीचे मुंह करके या पास में बैठ करके, तो कुकू कुकू की आवाज बहुत देर तक आपको सुनाई देगी। जब किसी व्यक्ति को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वहां पर प्लुत ध्वनि का रूप ले लेता है। जैसे हमने कहा तभी से रमेशा, ऐसे रमेशा, तो आ जो हुआ वो प्लुत रूप धारण कर गया। रमेशा करके मैंने बोला आ, ये प्लुत रूप धारण हो जाता है। तो प्लुत स्वर में ओम जो स्वर है, जैसे आप कहते हो ओम, बहुत देर तक बोलते हो, तो प्लुत स्वर में ओम शामिल किया जाता है। अगर कोई आपसे ये ओम के बारे में पूछे तो ये प्लुत स्वर में आ जाता है जो ओम आप लिखते हैं। ठीक है, ओम जो आप लिखते हैं त्रिमात्रिक काल होता है। ओम लिख लीजिए यहाँ पर ओम। ओम जो है ये त्रिमात्रिक काल होता है, इसकी 3 मात्रा मानी जाती है। कितनी मात्रा, 3 मात्रा इसकी मानी जाती है। तो ये त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत आता है जो ओम आप बोलते हैं कि ओम, इस प्रकार से। जैसे आपने कहा रमेशा, सुरेशा, आपने कहा इंदु, ठीक है, आपने कहा संगीता, तो ये दो खींचते हैं लंबी आवाज, वही ध्वनि का प्लुत रूप होता है। प्लुत का मतलब ध्वनि का गूंज रूप। जैसे आधार हो गए, कुछ लोग गाना गाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जैसे तान मिलाते हैं। जैसे हरियाणा में आप सपना चौधरी को देख लीजिए, जैसे उन्होंने कहा आ ई ऊ, एक कान से हाथ लगा के ऐसे करके तान मिलाते हैं। कुछ लोग गाना गाने वाले आपके गांव पड़ोस मोहल्ले में और होंगे जो आप जानते हैं। तो बहुत देर तक स्वर को खींच दिया जाए तो वही प्लुत रूप धारण हो जाता है स्वर का। स्वर को देर तक खींचने से स्वर का प्लुत रूप धारण हो जाता है। लेकिन पिछले स्वर में एक ओम आता है जो 3 मात्रा वाला माना जाता है। अगर कभी पूछा जाएगा तो निश्चित तौर से आप लोग कर ले जाएंगे। अब तो पहला वर्गीकरण यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया, तो आप लोग नोट कर लें। अब दूसरा पॉइंट आएगा इसमें, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में लिखा उच्चारण या मात्रा के आधार पर, बार बार नहीं लिखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आप कैपिटल बी पॉइंट डाल दीजिएगा, ओष्ठ आकृति के आधार पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं तो बताओ। इसमें 11 का डिवाइडेशन है, यहाँ पर लिखो बी वाला पॉइंट है। बी पॉइंट में आप लोग लिखिएगा ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार को आप आवृत्ताकार भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे।
लेकिन शुद्ध होता है अवृत्ताकार। ठीक है, तो एक तरफ लिख लीजिएगा वृत्ताकार और दूसरे तरफ अवृत्ताकार। तो इसमें दो प्रकार से होते हैं, इधर लिख दीजिएगा वृत्ताकार और इधर इधर लिख दीजिएगा अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर दोस्तों कौन से होते हैं? वृत्ताकार का मतलब होता है, दूसरा नाम और इसमें लिखा रहता है वृत्तमुखी। यहाँ पर दूसरा नाम और लिख के दे देता है इसमें, पता कैसे? ऐसे वृत्तमुखी, और यहाँ पर नाम लिख के दे देता है आवृत्तमुखी या अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ठीक, इस चीज को आप लोग जानिए। वृत्ताकार कहें या अवृत्त वृत्ताकार कहें या फिर वृत्तमुखी कहें, तो इसका मतलब है जब आप स्वर को बोलते हैं तो ओठों की जो आकृति है ये वृत्त का रूप धारण कर लेती है। ऐसा नहीं कि चाप लगा के आप बिल्कुल वृत्त गोल नापने लग जाएं। ठीक है, एक आइडिया मिलता है। ठीक है, और अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी में क्या होता है, जब बोलते हैं स्वरों का जो मुंह का ये शेप रहता है, आकृति, वो वृत्त रूप धारण नहीं करती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? स्वर को बोलते समय मुंह के ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, स्वर को बोलते समय मुंह के ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार नहीं होती है। इधर वृत्ताकार होती है, इधर वृत्त के आकार की नहीं होती है। डेफिनेशन आप नाम से ही बना लोगे, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको लिख लिख करके बताएं, बहुत सी चीजें आपको समझनी भी हैं। तो वृत्ताकार स्वर की संख्या अगर पूछी जाएगी तो इसमें 4 हो जाएंगे, और इधर बचे हुए कितने हो जाएंगे? 7। 7 और 4 11 का आंकड़ा देखो पास हो गया। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं बोल के देख लो। मुंह के ओष्ठ की आकृति वृत्त का रूप धारण कर लेगी ऐसे। देखो 4 कौन कौन से, जैसे हमने कहा ओ ऊ, और ओ ऊ से मिलके बनता है ओ औ। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान रखना, इसका काम आएगा। देखो ये चीज, जैसे ओ औ ऊ ऊ, देखो दोनों में आ रहा है। ठीक है, जब इसमें ऊ आ गया है तो ये आ प्लस पीछे वाले ओ से मिलके बना, ओ के जगह पर फिर ये ऊ आता ही है इसमें। तो इस हिसाब से ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4 इसकी संख्या यहाँ पर ऐसे हो गई। अब यहाँ पर 7 बचे हुए लिख दो, जैसे कि आ हो गया, इसमें आ हो गया, ई हो गया, और रेर हो गई, और ए आई हो गई। तो ये 7 ऐसे, 2 2 4 2 6 1 7, ये 7 हो गए। सवाल कैसे पूछेगा? इनमें से कौन सा वृत्ताकार स्वर है, इनमें से कौन सा आवृत्ताकार स्वर है, कौन सा वृत्ताकार नहीं है, कौन सा आवृत्ताकार नहीं है। 2 पॉजिटिव अप्रोच पर और 2 निगेटिव अप्रोच पर, समझे? 2 धनात्मक सोच पर और 2 ऋणात्मक सोच पर 4 टाइप के सवाल यहाँ से बनते हैं। एक वृत्ताकार स्वर की संख्या और आवृत्ताकार या आवृत्तमुखी स्वर की संख्या पूछ सकता है। तो ये भी बात आपको स्पष्ट यानी क्लियर हो गई, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब सी वाला पॉइंट आएगा इसमें, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। सी वाला पॉइंट लिखिएगा, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं जाति के आधार पर, एक होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। आइए जानते हैं स्पष्ट तरीके से सजातीय और विजातीय स्वर क्या होते हैं। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, वी उपसर्ग लग गया यहाँ पर, विजातीय स्वर। अब देखिए स्पष्ट तौर से पहले समझिए, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है सजातीय स्वर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सा प्लस जात प्लस ई बराबर जाती है। ठीक है, सा माने होता है सहत, ये सा उपसर्ग है, इसका मतलब होता है सहत, और वी माने अन्य। तो मतलब एक ही जाति के स्वर होते हैं, ये अन्य जाति के स्वर होते हैं। अब कहीं भैया स्वरों में भी खान पीन चलता है क्या? गांव में तो चलो लोग आदमी जाति पहचान लेता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र हैं, ये मलिक हैं, ये टाटा बिल्ला हैं, ये कुछ हैं। तो अपनी अलग अलग जातियां होती हैं। तो ये सजाति के मतलब जो समान जाति के होते हैं, एक से ही लगते हैं, उन्हें सजाति कहते हैं। बी माने अन्न होता है, बी स्वर का मतलब अन्य जाति के हैं, उन्हें विजाति कहा जाता है। तो सजाति स्वर में कौन कौन सी आएंगे देखो, समझो। सजाति
जैसे मैंने लिख दिया आ, ये सजाती वाला जोड़ा है। मैंने लिख दिया ई, ये भी सजाती वाला जोड़ा है। मैंने लिख दिया उ, ये भी सजाती वाला जोड़ा है। मैंने लिखा दीर्घ री और ये दीर्घ री, ये भी सजाती वाला जोड़ा है। लेकिन ये जोड़ा कहाँ पर प्रचलित है? ये जोड़ा संस्कृत में प्रचलित है, हिंदी में प्रचलित नहीं होती है ये दीर्घ री। ठीक है, ये हिंदी में पूछा भी नहीं जाएगा, जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग संधि पढ़ेंगे, इधर देखो, जैसे मैंने लिखा मातृ प्लस ऋण, तो यहाँ पर भी ऋरी है, यहाँ पर भी ऋरी है, तो दीर्घ ऋरी बनेगी इसमें जुड़ करके इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे करके दीर्घ ऋरी यूं मात्रण, ये वाला सही है। अगर ऐसे मात्रण लिखा रहे एक ही इस प्रकार से, तो ये वाला मात्रण गलत होता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग जानें। ठीक, तो ये सजाती स्वर में मुख्य रूप से ये 3 पेयर आते हैं। कितने पेयर आते हैं? 3 पेयर आते हैं, 3 जोड़ा। सजाती स्वर में कितने जोड़ा बनते हैं? 3 जोड़ा मुख्य या मूल रूप से बनते हैं। संख्या के तौर पर कहेंगे तो 6। अब विजाती स्वर के कितने जोड़ा बनाए आपको हम देखो। विजाती स्वर की हम बात करेंगे तो आप आ प्लस ई लिख सकते हैं। आ प्लस ई बराबर ए। फिर ई कैसे बनती अभी आपको समझाया था। आ प्लस ई और आ प्लस पीछे वाला ए ले लीजिए तो ये आई। इसी प्रकार से आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ से मिलके ओ बन जाएगा। और आ प्लस पीछे वाला ये ओ ले लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ए आई ओ औ ये कैसे स्वर हैं, तो ये विजाती स्वर हैं। इनकी संख्या नहीं पूछता है, इनका सवाल पूछता है। अभी हम आपको सवाल दिखा रहे हैं, फिर उसी में आप बताना फिर। तो ये यहाँ पर ए आई ओ औ, यहाँ पर एक हिसाब से देखें, 2 2 4 2 6, 6 स्वर हो गए, 3 जोड़ा। अगर इस जोड़े को भी शामिल कर लेंगे तो 4 जोड़ा। यहाँ पर कितने जोड़े बने हुए हैं? एक जोड़ा ये, दूसरा, तीसरा, 4 जोड़ा यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप ना लिखें यहाँ पर कि इसमें 3 जोड़ा बनते हैं। यहाँ पर पूछेगा कि कौन सा सजाती स्वर है, तो चाहे ये पूछा जाए चाहे ये, दोनों ये कोई भी पूछ ले इसमें से, ये सजाती माने जाएंगे इधर वाला। और इधर वाले में आपसे कैसे पूछेगा, इसको पूछेगा सिंगल करके सजाती, दोनों जोड़ के पूछेगा तो इसको ये विजाती बन जाता है। अगर ऑप्शन में ये दिए जाएंगे तो ये विजाती वाले माने जाएंगे, ऑप्शंस में अगर ये दिए जाएंगे तो ये सजाती वाले माने जाएंगे। अब आप बात समझ गए। अब हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं, निम्नलिखित स्वरों में सजाती स्वर छांटिए, तब बताओ आंसर। क्वेश्चन से एक बना दे रहा हूं। निम्नलिखित स्वरों में सजातीय स्वर छांटिए। ठीक, निम्नलिखित स्वरों में सजातीय स्वर छांटिए। तो 4 ऑप्शंस भी दे दूंगा मैं आपको, ए बी सी और डी। सजातीय स्वर यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया ओ, और यहाँ लिख दिया आई, ठीक है, यहाँ लिख दिया यहाँ पर ई। तो अब आप लोग इसका खुद आंसर समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर हैंडल कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2, जैसे निम्नलिखित में विजातीय स्वर छांटिए। निम्नलिखित में विजातीय स्वर, निम्नलिखित में विजातीय स्वर छांटिए। ठीक है, पूरा लिख के आएगा पेपर में, निम्नलिखित में विजातीय स्वर छांटिए। तो यहाँ भी हम 4 ऑप्शंस बना सकते हैं, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शंस में सबसे पहले विजाती की बात हुई है, तो यहाँ पर आ और ई, आ और ई, यहाँ पर ओ लिख दिया और यहाँ पर ऊ। तो इसमें क्या आंसर बनेगा? इसमें आंसर आपसे सजाती पूछा है तो ई सजाती हो जाएगा। ये तीनों ऊपर के विजाती। यहाँ पर क्या पूछा? विजाती पूछा है, तो विजाती में ये सजाती, ये सजाती, ये सजाती, ये विजाती है। क्यों विजाती है? क्योंकि ये आ प्लस ऊ से मिलके बन जाता है, आ प्लस ऊ से, तो अलग अलग जाति के हो गए, इस वजह से ये विजाती है। ये ई प्लस ई बड़ी ही समान जाति से बनता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अगर दिमाग में सेट करेंगे तो ये बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। वैसे इसको और इसको गुण स्वर कहते हैं, गुण संधि स्वर। इसको क्या बोलते हैं? गुण संधि स्वर कहते हैं, गुण संधि स्वर।
क्योंकि गुण संधि में प्रयोग होता है। और अई और औ को क्या बोलते हैं? ये अई और औ को बोलते हैं वृद्धि संधि स्वर। वृद्धि संधि स्वर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वृद्धि संधि में प्रयोग होंगे आगे चल के जब आपको हम संधि पढ़ाएंगे। और सजातीय स्वर जो होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर संधि में प्रयोग होते हैं। आने वाले टॉपिक संधि की भी आपको हम यहाँ से हिंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, नोट कर लो ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। चलिए ठीक है, तो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा अनुनासिकता के आधार पर। इसको हम अगली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद साथियों।